नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज शर्मा आपके लिए एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू, एओ, डब्ल्यूओ ऐसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आ भी चुके हैं और आने की संभावना भी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस बीच 12th की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई कोचिंग भी नहीं चल रही है, उनके साथ काफ़ी स्टडी से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और 20 तारीख से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी जिसमें मैं आपको एग्रोनॉमी जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एग्रोनॉमी का डे बाय डे पर डे क्लास होगी अपनी 10 बजे। उस 10 बजे से अपनी लाइव क्लास में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स करवाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं बिना टाइम गवाए हुए आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूँ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय भारत सरकार ने फसल उगाने के लिए किस राज्य को चुना? वापस से सुने क्वेश्चन को। हरित क्रांति के समय भारत सरकार ने फसल उगाने के लिए किस राज्य को चुना? यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप क्वेश्चन का आंसर सोचिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब जो राज्य है उसको हरित क्रांति के उन्होंने जो पंजाब, भारत सरकार ने जो पंजाब जो क्षेत्र है उसको फसल के लिए चुना था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान विज्ञान बोर्ड की स्थापना की गई। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना की गई, कहाँ की गई और कब की गई? तो मैं आपके साथ सामने रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है पांडिचेरी 1984, सेकंड गुजरात 1975, थर्ड है गुड़गांव हरियाणा 1984 और 4 है महाराष्ट्र 1975। आप सोचिए एक बार। दोस्तों, इसका आंसर होगा गुड़गांव हरियाणा 1984। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना की गई थी वो गुड़गांव हरियाणा में 1984 में की गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, हमारे पास पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1985, सेकंड 1885, थर्ड 1981 और 4 1881। आपने सोचा होगा, इसका आंसर होगा 1881। राइट आंसर है 1881। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, किस बीज को मातृ बीज के नाम से भी जाना जाता है? किस बीज को मातृ बीज के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आधार बीज को, दूसरा प्रमाणित बीज को, तीसरा मूल केंद्रक बीज को और चौथा प्रजनक बीज को। दोस्तों, ध्यान रहे, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीज वाला जो टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछा जाता है। यहाँ हो सकता है वो यहाँ पे बीजों का कलर पूछ ले, थैले का रंग पूछ ले, या फिर आपको पूछ ले कि इसमें कितनी शुद्धता पाई जाती है, या फिर पूछ सकता है अपने पास यहाँ पे कि किसानों को दिया जाने वाला बीज कौन सा है। तो पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं हम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपने सोचा होगा। इसका आंसर होगा आधार बीज का दूसरा नाम है मातृ बीज। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा था अभी जस्ट कि किसानों को दिया जाने वाला बीज। देखो दोस्तों, अपने यहाँ पे भारत में 12% किसानों को प्रमाणित बीज दिया जाता है। कितना? 12% बीज जो है वो दिया जाता है। कौन सा? प्रमाणित बीज। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, कीटों द्वारा खरपतवार का जैविक नियंत्रण कहलाता है? कीटों द्वारा
खरपतवार का जैविक नियंत्रण कहलाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है माइक्रोबियल कंट्रोल, पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल, थर्ड है फिजिकल कंट्रोल और 4 है बायोलॉजिकल कंट्रोल। आंसर सोचिए इसका आंसर होगा पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण कहलाता है। वो कीटों का पहला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था कीटों द्वारा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण, और ये क्वेश्चन कह रहा है कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो वही ऑप्शन है दोस्तों पूरे के पूरे, माइक्रोबियल कंट्रोल, पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है? देखो इसका आंसर होगा माइक्रोबियल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में Fe की कमी पाई जाती है, लोहे की कमी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे 47% मृदाओं में, दूसरा 12% में, तीसरा 4% में और चौथा ऑप्शन है अपने पास 26% में। आंसर सोचिए दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा 12% मृदाओं में Fe की कमी पाई जाती है। कभी आपको पूछ ले जिंक की कमी, तो जिंक की कमी होती है 47% मृदाओं में, भारतीय मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो चुके हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस किस राज्य में मक्का की सभी मौसम में खेती की जाती है? किस किस राज्य में मक्का सभी मौसम में बोई जाती है, सभी मौसम में उसकी खेती की जाती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है राजस्थान व पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश और 4 है केरल व तमिलनाडु। आंसर सोचिए दोस्तों, इसका आंसर होगा बिहार व उत्तर प्रदेश। 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें मक्का खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में उगाई जाती है। वैसे जो मक्का है वो खरीफ का पौधा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही मौसम में मक्का की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई हेतु डेपोक विधि द्वारा पौध तैयार करने के में कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? दोस्तों क्वेश्चन को वापस सुने। धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई हेतु डेपोक विधि द्वारा तैयार करने में कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे 50 से 60 मीटर स्क्वायर, दूसरा है 1000 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 100 से 120 मीटर स्क्वायर और चौथा है 25 से 30 मीटर स्क्वायर। आंसर सोचिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेट ICR BHU की दृष्टि से। आप इसको नोट डाउन करें, वीडियो को पुश करें और ऐसे जो मोस्ट क्वेश्चन है आप उसको ज़रूर लिखिए। इसका आंसर होगा 25 से 30 मीटर स्क्वायर। देखो दोस्तों, बहुत ध्यान देने बात है कि अगर आपको पूछ ले कि धान की 1 हेक्टेयर क्षेत्र के बुआई के लिए कितनी नर्सरी तैयार करने के लिए कितना क्षेत्र चाहिए, तो वो 1000 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है डेपोक विधि। जो आपने सुना होगा, डेपोक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है और उसके लिए क्षेत्र की भी कम आवश्यकता होती है और क्षेत्रफल चाहिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औरो बैंक की खरपतवार निम्न में से किस फसल की एक मुख्य समस्या है? औरो बैंक की खरपतवार निम्न में से किस फसल की एक मुख्य समस्या है? देखो दोस्तों, ये जो खरपतवार है आपने सुना होगा, ये जो खरपतवार है वो हमारे पास किस टाइप के खरपतवार है? परजीवी खरपतवार है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है टमाटर, तीसरा है गन्ना और चौथा है गेहूँ। आंसर सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो परजीवी खरपतवार है औरो बैंक की, वो किस फसल में मुख्यतः से लगता है? इसका आंसर होगा टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरहर को आमतौर पर जाना जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे फसल देके उनका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अरहर को रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, या ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है, ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है, या हॉर्स ग्राम के नाम से जाना जाता है।
तो इसका आंसर आप सोचिए मन में। इसका आंसर होगा रेड ग्राम के नाम से अरहर को जाना जाता है। देखो दोस्तों, मैं और बता देता हूँ इसको आप इसके बारे में। जो ग्रीन ग्राम है, मूंग की फसल को ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है, और ब्लैक जो ग्राम है, उड़द की फसल का दूसरा नाम है ब्लैक ग्राम। और जो चौथे ऑप्शन में दे रखा है हॉर्स ग्राम, वो कौन सी है? वो है चना। चना की फसल को हॉर्स ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे पास अरहर की पूछा गया है, और अरहर की फसल है रेड ग्राम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मक्का की राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है। मक्का की राजस्थान के, यानी यहाँ पे जो क्षेत्र है, एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सबसे उपयुक्त जो किस्म है वो कौन सी होगी? पहला ऑप्शन दे रखा है गंगा सफ़ेद 2, डेक्कन 103, बस्सी सेलेक्टेड, और चौथी है माही कंचन। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि यहाँ पे पूरी जो किस्में दे रखी है वो मक्का की ही है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि राजस्थान की परिस्थिति में कौन सी मक्का बोएंगे, हम कौन सी किस्म है जो राजस्थान की परिस्थिति में अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है बस्सी सेलेक्टेड जो है राजस्थान की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बस्सी सेलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक क्वार्टर किस पशुओं की मुख्य बीमारी है? एक प्रकार का रोग है जो किस पशु में मुख्य रूप से लगता है? तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा भैंस, तीसरा भेड़ बकरी, व चौथा है ऊँट। आंसर सोचिए इसका। जो ब्लैक क्वार्टर है वो मुख्य रूप से किस में लगता है? इसका आंसर होगा गाय। देखो, अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो गाय है, वैसे गाय और भैंस दोनों में लगता है, लेकिन मुख्य है जो गाय का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वृद्धि नियामक हार्मोन कोशिका की लंबाई बढ़ाने में सहायक है? कौन सा वृद्धि नियामक हार्मोन कोशिका की लंबाई बढ़ाने में सहायक है? पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, और चौथा इथाइलिन। तो दोस्तों इसमें आंसर सोचिए क्या होगा? इसमें पहला आंसर होगा ऑक्सिन, जो कोशिका की वृद्धि को क्या करता है? बढ़ाता है। देखो, अगर हम मुख्य रूप से बात करें इन और ऑप्शंस की, तो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन फलों को बीज रहित बनाने के लिए मुख्य रूप से काम आता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, और इथाइलिन है जो फलों को पकाने के काम में आता है। तो एक से हमारे पास अनेक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मध्यम अवधि की भविष्यवाणी कितने दिनों के लिए की जाती है? मध्यम अवधि की भविष्यवाणी कितने दिनों के लिए की जाती है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है 10 से 13 दिन, दूसरा है 3 से 10 दिन, तीसरा है 1 से 3 दिन, और चौथा ऑप्शन है अपने पास 20 से 21 दिन। आंसर सोचिए इसमें आंसर होगा 3 से 10 दिन। सेकंड ऑप्शन है 3 से 10 दिन। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपके लिए एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नया है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी का अपने पास पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो सभी को ये वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हम आपको 20 तारीख को लाइव पे रूबरू होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप 20 को हम मेरे साथ लाइव पे रहेंगे। थैंक यू सो मच।